आखिर ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? मैंने काफी बार सुना है ब्लॉकचेन के बारे में कि ब्लॉकचेन ये, ब्लॉकचेन वो, बट कभी पता नहीं चला कि होता क्या है। हाँ, मैंने भी सुना है कि कई सारी कंपनीज ब्लॉकचेन पे काफी सारे प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, बट क्या सच में ब्लॉकचेन नेक्स्ट बिग रेवोल्यूशन है? ये सारी चीजें जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिप्टो नितिशा। मेरा नाम नितिशा है और मेरे इस चैनल का ऑब्जेक्टिव है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कॉम्प्लेक्स टर्म्स को सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करना। तो चलिए आज की वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ब्लॉकचेन क्या है। ब्लॉकचेन की एवोल्यूशन को जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि वो कौन सी प्रॉब्लम है जो ब्लॉकचेन सॉल्व करता है। कोई भी डॉक्यूमेंट रियल है या फेक, इसका कैसे पता लगाया जा सकता है? फॉर एग्जाम्पल, ये करेंसी का नोट या आपका ड्राइविंग लाइसेंस या किसी की 12th की मार्कशीट, ये कैसे पता लगाया जाए कि डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है या नहीं? तो इसका आंसर है, इन सारे डॉक्यूमेंट्स का एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। करेंसी के केस में नोट पे दिखने वाला ये नंबर हर नोट के लिए यूनिक होता है और इन सारे नंबर्स का रिकॉर्ड रिजर्व बैंक अपने पास रखता है। उसी तरीके से आपके ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर भी यूनिक है और इस रिकॉर्ड को भी आरटीओ मेंटेन करता है। सिमिलर वे में 12th के रिजल्ट्स भी आप 12th के एग्जामिनेशन बोर्ड से क्रॉस कंफर्म कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग अभी तक समझ गए होंगे, इन सारे एग्जाम्पल्स में एक चीज कॉमन है और वो चीज ये है कि इन सारे एग्जाम्पल्स में रिकॉर्ड को मेंटेन करने, उसको अपडेट करने या उसको एक्सेस करने का सारा कंट्रोल एक सिंगल एंटिटी के पास होता है। ये एंटिटी हर केस में अलग अलग है, बट उसके पास एब्सोल्यूट कंट्रोल है। और जब इतना पावर किसी एक सिंगल एंटिटी को दिया जाए तो करप्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसा भी हाल ही के दिनों में एक न्यूज आई थी कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया और अपने सारे ब्रांचेस को कह दिया कि आपके पास में जिन भी कस्टमर्स का अकाउंट है उन सभी कस्टमर्स को इस मोबाइल ऐप पे ऑनबोर्ड कीजिए। बट ऐसा कभी कभी होता है ना कि बैंक अकाउंट तो है बट उसके साथ कोई मोबाइल नंबर अपडेटेड नहीं है। इसी बात का फायदा उठा के बैंक ऑफ बड़ौदा के एक ब्रांच में ब्रांच के एम्प्लॉयज ने कुछ ऐसे कस्टमर्स ढूंढे जिनके अकाउंट के अगेंस्ट कोई मोबाइल नंबर बैंक के रिकॉर्ड में था ही नहीं, और इन कस्टमर्स के अकाउंट के अगेंस्ट अपने और अपने रिश्तेदारों के नंबर से बैंक के एप्लीकेशन पे ऑनबोर्डिंग कर ली और उसके बाद में वो धीरे धीरे करके इन कस्टमर्स के अकाउंट से पैसे निकालने लग गए। जब तक ये फ्रॉड सामने आया तब तक टोटल 362 कस्टमर्स को इसकी वजह से इम्पैक्ट हुआ था और टोटल पैसा जो कस्टमर्स के अकाउंट से निकाला गया उसकी टोटल कीमत थी 22 लाख रुपीस। तो ये तो एक एग्जाम्पल हुआ करप्शन का। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने आते रहते हैं। इतनी पावर एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास में होने का सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि वो जैसा चाहे वैसा कर सकती है, उसको कोई क्रॉस क्वेश्चन करने वाला नहीं है। अगर हम इंडिया की ही बात कर लें तो करेंसी की सप्लाई पे कंप्लीट कंट्रोल गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट जितना चाहे जैसे चाहे उतना पैसा प्रिंट कर सकती है। जैसा कि आप ये चार्ट में देख पा रहे होंगे, 2016 से 2023 के बीच में सिर्फ 7 सालों में मनी की टोटल सप्लाई डबल हो गई है। इसका मतलब ये है कि आपके पैसे की वैल्यू 2016 की कंपैरिजन में हाफ हो गई है। ऐसा क्यों? क्योंकि सप्लाई और वैल्यू इनवर्स प्रोपोर्शन में होते हैं। जितनी ज्यादा सप्लाई होती है उतनी कम वैल्यू, और जितनी कम सप्लाई उतनी उस चीज की वैल्यू ज्यादा होती है। इससे हमें ये बात तो समझ में आती है कि पैसा इतना ज्यादा प्रिंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा पैसा प्रिंट होगा उतनी ही ज्यादा उसकी वैल्यू गिर जाएगी। बट क्या इस पे आपका और मेरा कोई कंट्रोल है? नहीं, क्योंकि इस बात का कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल अथॉरिटी के पास में है, वो है गवर्नमेंट। तो यहां हमें ये समझ में आता है कि इतनी सारी पावर एक सिंगल अथॉरिटी के पास या एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास कंप्लीट कंट्रोल होने के क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। मनी ही एक ऐसा एरिया नहीं है जहां पे सेंट्रलाइजेशन बुरा है। अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें इंटरनेट से पहले,
तो इंटरनेट से पहले इंफॉर्मेशन के सोर्सेज बहुत लिमिटेड हुआ करते थे। शायद आपको याद होगा कुछ बहुत मोटी मोटी सी किताबें आती थी इंसाइक्लोपीडिया नाम से। इन इंसाइक्लोपीडियाज में टॉपिक वाइज काफी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती थी, बट इन इंसाइक्लोपीडिया के पब्लिशर्स के पास में कंप्लीट कंट्रोल होता था इंफॉर्मेशन के रिलेटेड। क्या प्रिंट करना है, क्या नहीं प्रिंट करना है, इस पे सिर्फ इनका से होता था और ये डिसाइड करते थे कि लोगों तक क्या इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। बट इंटरनेट के बाद में इंफॉर्मेशन डिसेंट्रलाइज हो गई। अगर आज के डेट में हमको कोई भी टॉपिक पे इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, हम जाते हैं गूगल पे सर्च करते हैं और हजारों आर्टिकल हमारे सामने आ जाते हैं जहां से हम उस टॉपिक पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इसीलिए इंटरनेट ने इंफॉर्मेशन को डिसेंट्रलाइज कर दिया। करेंसी के केस में सेंट्रलाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे पहला सक्सेसफुल अटेम्प्ट है बिटकॉइन। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जो 2009 में लॉन्च हुई और वो बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के ऑपरेट कर सकती है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? इसका आंसर है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन एक डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर मतलब ऐसे कुछ रूल्स जो डिफाइन करते हैं कि डेटा पे ऑपरेशंस कैसे होंगे। एज इन डेटा कैसे स्टोर होगा, कैसे मॉडिफाई होगा, कैसे एक्सेस होगा या कैसे रिट्रीव होगा। कुछ कॉमनली नोन एग्जांपल्स डेटा स्ट्रक्चर के जो आपने भी सुने होंगे आर लिंक लिस्ट, स्टैक्स, क्यूज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन शॉर्ट ब्लॉकचेन एक डेटा स्ट्रक्चर है। ब्लॉकचेन को डिटेल में समझने के लिए हम बिटकॉइन का एग्जांपल लेते हैं। बिटकॉइन एक करेंसी है। तो करेंसी के केस में किस टाइप का डेटा होता है? करेंसी के केस में डेटा होता है ट्रांजैक्शन का, कि कोई भी ट्रांजैक्शन किसने की, किसने रिसीव करी और किस अमाउंट में गई। तो ये ट्रांजैक्शन का डेटा बिटकॉइन के केस में एक ब्लॉक पे रिकॉर्ड होता है। किसी भी ब्लॉक के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है डेटा। डेटा जैसे हमने अभी बात की, ट्रांजैक्शंस का डेटा डेटा कंपोनेंट में स्टोर होता है। सेकंड कंपोनेंट होता है हैश। हैश को आप ब्लॉक का फिंगरप्रिंट भी मान सकते हैं। ये एक यूनिक नंबर है जो उस ब्लॉक को सेपरेटली आइडेंटिफाई करता है। और तीसरा कंपोनेंट होता है प्रीवियस ब्लॉक का हैश। अब ये प्रीवियस ब्लॉक के हैश की वजह से हर एक नया ऐड होने वाला ब्लॉक अपने पिछले ब्लॉक से कनेक्टेड होता है। इसी वजह से ये सारे ब्लॉक्स एक चेन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और यहीं से नाम आता है ब्लॉकचेन का। ब्लॉकचेन में जो सबसे पहला ब्लॉक है, क्योंकि उससे पहले कोई और ब्लॉक नहीं प्रेजेंट है, उसके प्रीवियस हैश में 000 स्टोर होता है। इसी ब्लॉक का नाम होता है जेनेसिस ब्लॉक, या इसको मदर ब्लॉक भी कहा जाता है। बिटकॉइन के केस में नेटवर्क में पार्टिसिपेट करने वाले सारे कंप्यूटर्स इस ब्लॉकचेन की एक कॉपी अपने पास मेंटेन करते हैं और उसको कॉन्स्टेंटली अपडेट करते रहते हैं। इसके वजह से ब्लॉकचेन के 3 मेन एडवांटेज निकल के आते हैं। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से डिसेंट्रलाइजेशन पॉसिबल हो सकी। मतलब कि यहाँ बिटकॉइन के केस में कोई एक सिंगल सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जिसके पास कंप्लीट एक्सेस है रिकॉर्ड्स का। नेटवर्क में पार्टिसिपेट करने वाले सारे कंप्यूटर्स इस रिकॉर्ड की एक कॉपी अपने पास ऑलरेडी मेंटेन करके रखते हैं। ब्लॉकचेन का सेकेंड एडवांटेज ये है कि ये इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब ये है कि एक बार कोई ट्रांजैक्शन अगर ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड हो जाती है तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता। अगर फिर भी कोई ब्लॉकचेन के साथ टैंपर करने की कोशिश करे तो उस ब्लॉक का हैश चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से पीछे के सारे ब्लॉक्स इनवैलिड हो जाएंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, जिस केस में नेटवर्क के सारे कंप्यूटर्स ब्लॉकचेन की कॉपी अपने पास मेंटेन रखते हैं। इस वजह से अगर कोई भी इनवैलिड अपडेट करने की कोशिश करता है तो सिस्टम उसको पकड़ लेगा और उन चेंजेस को रिजेक्ट कर देगा। इसी रीजन की वजह से ब्लॉकचेन बहुत ज्यादा सेफ भी है। तो थर्ड फीचर है सेफ्टी का। ब्लॉकचेन का फोर्थ एडवांटेज है कि ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। बिटकॉइन के नेटवर्क पे होने वाले ट्रांजैक्शंस कभी भी कोई भी व्यू कर सकता है। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आपके पास बिटकॉइन है या नहीं। आपको सिर्फ एक इंटरनेट इनेबल्ड डिवाइस चाहिए। उसके बाद में आप बिटकॉइन के नेटवर्क पे होने वाले कोई भी ट्रांजैक्शन देख सकते हैं कि कहां से पैसा आया, किसको गया और किस अमाउंट में गया। ऐसा क्यों?
क्योंकि सिस्टम इतना सिक्योर है कि उसको लोगों को व्यूइंग राइट देने से कोई खतरा नहीं है, जिस वजह से ट्रांसपेरेंसी पॉसिबल हो पाए। ये तो हो गए एडवांटेजेस ब्लॉकचेन के। अब हम समझते हैं कि ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं जो नीडेड हैं एक वर्किंग ब्लॉकचेन के लिए। सबसे पहला कंपोनेंट है पीयर टू पीयर नेटवर्क। ये एक नेटवर्क है इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स का, जिनको हम नोड्स भी कहते हैं। ये सारे नोड्स इक्वली प्रिविलेज्ड हैं और ब्लॉकचेन एक ओपन टू ऑल सिस्टम है, जिसमें कभी भी कोई भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट और शेयर कर सकता है। ब्लॉकचेन का सेकंड कंपोनेंट है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी मतलब आर्ट ऑफ सिक्योर कम्युनिकेशन इन प्रेजेंस ऑफ हॉस्टाइल एनवायरनमेंट्स। जैसा कि हमने पिछले कंपोनेंट में समझा था, ब्लॉकचेन एक ओपन टू ऑल सिस्टम है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बैड एक्टर्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इन बैड एक्टर्स की प्रेजेंस में दो कंप्यूटर्स आपस में कैसे रिलायबली कम्युनिकेट करें, इसीलिए रिक्वायर्ड है क्रिप्टोग्राफी। ब्लॉकचेन का थर्ड कंपोनेंट है कंसेंसस एल्गोरिदम। इसको हम कंसेंसस रूल भी कह सकते हैं। ये रूल्स डिटरमाइन करते हैं कि ब्लॉकचेन में नया ब्लॉक कैसे ऐड होगा। कंसेंसस एल्गोरिदम के काफी सारे टाइप होते हैं। बिटकॉइन के केस में जो कंसेंसस एल्गोरिदम यूज होता है उसको कहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। प्रूफ ऑफ वर्क में नेटवर्क में पार्टिसिपेट करने वाले सारे कंप्यूटर्स एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जो भी कंप्यूटर उस प्रॉब्लम का सबसे पहले सोल्यूशन लेके आता है, उस कंप्यूटर को राइट मिलता है नेक्स्ट ब्लॉक को ऐड करने का, क्योंकि इस सोल्यूशन को लाने में उसको काफी सारी एनर्जी खर्च करनी पड़ी, मतलब उसने काफी सारा वर्क किया। इसीलिए इस कंसेंसस का नाम है प्रूफ ऑफ वर्क। जो वर्क का सबसे पहले प्रूफ देगा उसको राइट मिलेगा नेक्स्ट ब्लॉक को राइट करने का। हर कंसेंसस एल्गोरिदम के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। ब्लॉकचेन का फोर्थ कंपोनेंट है पनिशमेंट और रिवॉर्ड। ये कॉन्सेप्ट गेम थ्योरी से लिया गया है। इसका इंटेंशन ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग रूल्स को फॉलो करें, क्योंकि जो भी कंप्यूटर्स रूल्स को फॉलो करते हैं सिस्टम उन्हें रिवॉर्ड करता है, और जो कंप्यूटर्स रूल्स को नहीं फॉलो करते उन्हें पनिशमेंट मिलती है। इस रिवॉर्ड और पनिशमेंट के मैकेनिज्म की वजह से ज्यादा लोग रूल्स को हमेशा फॉलो करना चाहते हैं। समराइजेशन में ब्लॉकचेन के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क, दूसरा होता है क्रिप्टोग्राफी, तीसरी रिक्वायरमेंट है कंसेंसस एल्गोरिदम की, और फोर्थ रिक्वायरमेंट है पनिशमेंट और रिवॉर्ड की। जाने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ब्लॉकचेन क्या है। ब्लॉकचेन एक ओपन टू ऑल, सेंसरशिप से फ्री तरीका है रिकॉर्ड्स को मैनेज करने का बाय पब्लिक। इसी वजह से इसको फॉल्सिफाई करना इम्पॉसिबल है। ब्लॉकचेन सेंट्रलाइजेशन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ब्लॉकचेन क्या होता है और ये कैसे काम करता है। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले संडे को, जहां एक और क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड टॉपिक को हम सिंपल भाषा में समझेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको आज की वीडियो पे कोई भी डाउट्स है तो उन्हें प्लीज कमेंट्स में मेरे साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं अपने एंड पे उन्हें आंसर कर सकूं। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले संडे को।